नमस्कार। आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं होमर के इलियड के बुक 1 पर। पहला क्वेश्चन, हु रोट इलियड? द इलियड किसने लिखा है? होमर ने लिखा है, इससे तो आप परिचित हैं ही। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज क्रेसिस वांट एगामेम्नॉन टू डू? तो क्रेसिस क्या चाहता है एगामेम्नॉन क्या करे? रिटर्न हिज डॉटर, वो चाहता है कि एगामेम्नॉन उसकी बेटी को लौटा दे। तो ये एक युद्ध के पुरस्कार में जीती गई थी उसकी बेटी। तो एगामेम्नॉन ने अपना स्लेव उसको बनाया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, और ये एक पुजारी है, चाहता है उसकी बेटी को लौटा दे। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अपोलो रिएक्ट टू क्रेसिस प्रेयर फॉर हेल्प? तो क्रेसिस जो कहता है कि भाई मेरी बेटी को लौटा, अच्छा ये तो वो नहीं लौटा था, एगामेम्नॉन नहीं लौटा था। तो अब क्योंकि ये अपोलो का पुजारी है, जो क्रेसिस है, वो अपोलो से प्रार्थना करता है कि देखो मेरी बेटी को नहीं लौटा रहा है एगामेम्नॉन, और आप एक काम करो कि ग्रीक आर्मी पर प्लेग भेज दो, उनको पनिश करो, तो मेरी बेटी को ये तभी लौटाएंगे। तो ये प्रार्थना क्रेसिस की मान लेता है, क्योंकि उसका पुजारी है, तो अपोलो मान लेता है और ही सेट्स अ प्लेग ऑन द ग्रीक्स। तो यूनानियों की सेना पर प्लेग भेज देता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज एगामेम्नॉन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर रिटर्निंग क्रेसिस? एगामेम्नॉन को जब बाध्य किया जाता है और जब प्लेग फैल जाता है, सेना में लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, तो उसको फिर फोर्स किया जाता है कि भाई लौटाओ इस पुजारी की बेटी को, नहीं तो सारी सेना मारी जाएगी प्लेग से। तो अब उसे बाध्य होना होता है। तो किस शर्त पर लौटाता है? देखिए, ये लोग हैं तो बड़े महान योद्धा कहलाते हैं, महान वॉरियर कहलाते हैं, लेकिन इन लोगों की मानसिकताएं देखिए। एक तो औरतें इनके लिए वॉर प्राइज होती हैं, और औरतों के साथ ये लोग जो करते हैं वो अक्षम्य अपराध है। और उसके बाद देखिए कि कितनी नीच मानसिकता कि ही गेट एक्लीज ब्राइड ब्रेसिस। अब ये जो ब्रेसिस है ये भी एक वॉर प्राइज थी, इन दोनों ने जीती थी ये। वहाँ जो ट्रॉय के आसपास के क्षेत्र थे उनको जीता था, और वॉर प्राइज के रूप में क्रिसिस और ब्रेसिस इन दोनों को एक एक दोनों ने अपने पास रख ली है। तो एगामेम्नॉन क्रिसिस को लौटाता है इस शर्त पर कि ब्रेसिस यानी जो एक्लीज की ब्राइड है वो उसको दी जाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फेवर डज एक्लीज आस्क ऑफ हिज मदर? अब एक्लीज को गुस्सा आता है, उससे ब्रेसिस छीन ली जाती है। तो उसको गुस्सा आता है, वो अपनी माँ, उसकी जो माँ है थेटिस, उसे फेवर के लिए कहता है कि माँ देखो मेरे ब्रेसिस इन लोगों ने छीन ली। तो क्या फेवर मांगता है? देखिए, आस्क जियूस फॉर रिवेंज ऑन द एकियन आर्मी, कि जियूस से तुम कहो कि वो एकियन आर्मी से बदला ले, यानी खुद की आर्मी है ना, इनकी खुद की आर्मी है, ये सब ग्रीक आर्मी के ही हिस्से हैं, ग्रीक आर्मी के ही योद्धा है। एगामेम्नॉन तो कमांडर इन चीफ है, एक्लीज भी उस का महान योद्धा है, और वो अपनी माँ से कहता है कि जियूस से कहो कि इसका बदला ग्रीक आर्मी से ले। फिर वाई इज जियूस रिलेक्टेंट टू पनिश द एकियंस? अब जियूस क्यों अनमना है, वो तैयार नहीं है कि भाई पनिश किया जाए ग्रीक आर्मी को, क्योंकि बिकॉज ही फेवर्स द ग्रीक्स, वो खुद ही यूनानियों के फेवर में है, पक्ष में है, तो वो अनमना है उनको दंड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द किंग ऑफ ट्रॉय? ट्रॉय का राजा कौन था? तो प्रायम था। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, PRYAM लिखा हुआ है यहाँ पर, PRIYAM, लेकिन ज़्यादातर जगह आप देखेंगे तो PRIAM लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्रीक नेम है तो इंग्लिश में कभी कभी अलग लिख देते हैं लोग स्पेलिंग्स। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु इज एक्लीज क्लोजेस्ट फ्रेंड? तो एक्लीज का घनिष्ठ, सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? पेट्रोक्लस है, इसकी भी स्पेलिंग इन्होंने थोड़ी सी गलत लिख रखी है, PATROCLUS। ये बेचारा हमेशा से बचपन से एक्लीज के साथ रहा है, और एक्लीज जब नाराज हो जाता है, उससे ब्रेसिस छीन ली जाती है, तो वो लड़ने से इनकार कर देता है, वो नहीं लड़ता। अब ग्रीक आर्मी क्या है, हार रही होती है एक्लीज के बिना, तो ये पेट्रोक्लस एक्लीज का वो पहन के, उसका आर्मर पहन के, कवच पहन के, और लड़ने चला जाता है। अब भाई एक्लीज के बराबर वो उतना लड़ने में माहिर नहीं है, हेक्टर के हाथों ये मारा जाता है। अब इसकी मौत हो जाती है। फिर एक्लीज को गुस्सा आता है, फिर एक्लीज गुस्से में हेक्टर को मारता है, और फिर उसकी डेड बॉडी को पूरे ट्रॉय के चारों ओर घसीटता है अपने रथ से बांधकर,
और घसीट घसाट के फिर अपने कैंप में ले आता है। वहाँ फिर हेक्टर का जो बाप है, हेक्टर का बाप मतलब ये जो अभी ऊपर नाम आया है प्रायम, तो बूढ़ा है प्रायम, और उसका जवान बेटा जब मरता है हेक्टर, तो वो जाता है इनके कैंप में, जाता है दुश्मन के कैंप में, मतलब एक्लीज के कैंप में, और जाके वहाँ गुजारिश करता है कि मेरा बेटा का डेड बॉडी दे दो। और बातचीत होती है एक्लीज और प्राइम के बीच में, और फिर तो एक्लीज भी रोने लगता है। फिर वो लेकर आता है, 9 दिन तक उसका शोक मनाते हैं, 10वें दिन फिर उसको उसकी अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, जब भी मैं आपको कराऊंगी काफ़ी वक्त लगेगा, और मैं अभी डिटेल में नहीं करवा पाई, लेकिन जल्द कोशिश करूंगी। फिर देखिए, तो हम कहाँ थे, हाँ हम ये बात कर रहे थे कि क्लोजेस्ट फ्रेंड एक्लीज का पेट्रोक्लस है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द ट्रोजन वॉर वॉज कॉज्ड बाय, तो ट्रोजन वॉर किस वजह से हुआ? पेरिस एब्डक्शन ऑफ हेलेन, पेरिस अपहरण कर ले जाता है हेलेन का। अपहरण क्या, वो भागी जाती है उसके साथ, तो ये वजह रही ट्रोजन वॉर की। फिर इन द इलियड हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, तो इलियड में मैसेंजर गॉड्स का कौन है? वो आयरिस है। फिर एक्लीज इज द सन ऑफ, एक्लीज किसका बेटा है? थेटिस और पेलियस का बेटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु इज द फर्स्ट एकियन वॉरियर हु एड्स इन द बैटल, तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आगे आता है? डियोमीड्स, जो कि किंग ऑफ आर्गोस है, वो सबसे पहले युद्ध में मदद के लिए आगे आता है। फिर देखिए, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रोजन वॉरियर, तो महानतम ट्रोजन वॉरियर यानी ट्रॉय का जो योद्धा है वो हेक्टर है, जो एक्लीज के हाथों मारा जाता है, जिसकी अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, प्राइम का बेटा है। फिर देखिए, अच्छा जो पेरिस है ना, जो अपहरण करके लाता है, ये जो ऊपर अभी आया था, ये पेरिस एब्डक्शन ऑफ हेलेन, तो पेरिस हेक्टर का ही भाई है ना, प्राइम का बेटा है वो भी पेरिस, और ये हेलेन को लेके आया था, और इसकी वजह से ये हेक्टर भी मारा गया। फिर देखिए, कहाँ थे हम, तो ये हो ही गया था, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रोजन वॉरियर, हेक्टर है। हु इज़ द किंग ऑफ ट्रॉय, तो ट्रॉय का राजा प्राइम है। फिर हेक्टर्स वाइफ वॉज एंड्रोमेकी, ये हेक्टर की पत्नी है। हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द एकियन आर्मी, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, नेस्टर है इसका जवाब। फिर देखिए, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ट्रोजन वॉर, तो ट्रोजन वॉर का महानतम योद्धा इन्होंने पूछा है। अगर ग्रीक्स की तरफ से देखा जाए तो एक्लीज है, और ट्रोजन्स की तरफ से देखा जाए तो हेक्टर है। अब इन्होंने आंसर में बी दे रखा है, हेक्टर को दे रखा है, तो हेक्टर ट्रोजन्स का महानतम योद्धा, और फिर एक्लीज इधर ग्रीक्स का है। फिर देखिए 19th क्वेश्चन, हु कॉल्स एगामेम्नॉन ग्रीडी फॉर प्रॉफिट एंड शेमलेस, तो अपने फायदे के लिए लालची और निर्लज, बेशरम, बेहया एगामेम्नॉन को कौन कहता है? एक्लीज कहता है, भाई वो उसकी ब्रिसीज को उससे छीन लेता है, तो गुस्सा तो आएगा ही, और गरियाता है अच्छे से, तो ये एक्लीज इसमें सही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रू ब्यूटीफुल विमेन हु आर कैप्चर्ड एज वॉर प्राइजेस, दो खूबसूरत औरतें जो कि एक युद्ध के पुरस्कार के रूप में पकड़ी जाती हैं, वो क्रिसिस और ब्रिसिस हैं। अभी इन्हीं की बात हो रही थी। ट्रॉय आप जानते हैं वॉल्ड सिटी था, चारों तरफ दीवार थी, तो ये जो ग्रीक्स थे, यूनानी लोग थे, घुस नहीं पाए ट्रॉय में, 10 साल तक बाहर ही घेरा डाले रहे थे, लेकिन उसके आसपास के जो टाउन्स थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था लड़कर, और वहीं से इनको क्रिसिस और ब्रिसिस को पकड़ा था युद्ध के पुरस्कार के रूप में। तो क्रिसिस को एगामेम्नॉन ने ले लिया था, और ब्रिसिस को एक्लीज ने ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ट्रोजन वॉर इज रिलेटेड विद, तो ट्रोजन वॉर का संबंध इलियड से है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मेनेलॉस वॉज द किंग ऑफ, तो मेनेलॉस स्पार्टा का राजा था, आपको याद रखने हैं, और इसी की पत्नी थी हेलेन, जिसको कि पेरिस उठाकर लाया था। फिर देखिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, एक्लीज प्रिंस ऑफ, एक्लीज पिथिया का राजकुमार था। फिर देखिए एगामेम्नॉन वॉज द किंग ऑफ, तो एगामेम्नॉन मिसेनी का राजा था। फिर हु इज कमांडर इन चीफ ऑफ द एकियन फोर्सेस, एकियन फोर्सेस मतलब ग्रीक फोर्सेस, तो जो यूनानी सेनाएं हैं उनका कमांडर इन चीफ कौन है? एगामेम्नॉन है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ओडिसियस इज द किंग ऑफ, तो ओडिसियस
इथाका का राजा है। इस पर इसकी ऊपर एक पोएम है यूलिसिस, जो मैंने अपलोड की है, आपने पढ़ी होगी, और वहाँ पर वो डिटेल में बताता है अपने बारे में। उसका बेटा टेलीमेकस था। फिर और इसकी, हाँ, और इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका जाल प्रसिद्ध है, और वो एक ईडियम भी है, पेनीलोप्स वेव, तो वो इसी की पत्नी थी, पेनीलोप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ग्रेट प्रेडिक्टर ऑफ ग्रीस? यूनान का ग्रेट प्रेडिक्टर कैलकस है। फिर क्रिसिस इज द डॉटर ऑफ, तो क्रिसिस का की बेटी है, तो थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है, CHRYSES ये पिता का नाम है, और CHRYSEIS ये बेटी का नाम है। हालांकि कई जगह इसका नाम अलग दिया गया है, लेकिन यहाँ इसका यही नाम है। और ये जो CHRYSEIS का मतलब ही है क्रिसिस, इसकी बेटी है ना, क्रिसेस की बेटी क्रिसिस। तो ये आगे देखिए, हेक्टर इज द सन ऑफ, तो हेक्टर किसका बेटा है? प्रायम का बेटा है। यहाँ भी प्रायम की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, PRIAM है, और हेक्टर प्रायम का बेटा है, और पेरिस का भाई है, पेरिस, जो कि हेलेन को उठाकर लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हु इज द मदर ऑफ हेक्टर एंड पेरिस? तो हेक्टर और पेरिस जो कि दोनों भाई ही हैं, और इन दोनों की माँ कौन है? हिक्यूबा, यानी कि प्रायम की पत्नी हिक्यूबा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक्लीज वॉर प्राइज, तो एक्लीज का जो युद्ध का पुरस्कार है वो ब्रिसिस है। अभी मैंने दोनों का बताया था, क्रिसिस और ब्रिसिस, तो क्रिसिस एगामेम्नोन का वॉर प्राइज है, और एक्लीज का जो वॉर प्राइज है वो ब्रिसिस है। इसी को ले लेता है एगामेम्नोन, कि भाई क्रिसिस को तब दूंगा जब ये जो ब्रिसिस है, एक्लीज का वॉर प्राइज, वो मुझे मिले। फिर किंग ऑफ द गॉड्स, मतलब देवताओं का राजा, ज्यूस है। हु इज हेरा? हेरा कौन है? क्वीन ऑफ गॉड्स। थेटिस कौन है? मदर ऑफ एक्लीज, एक्लीज की माँ है। इसी ने उसको नदी में डुबोया था, और थेटिस ने एक्लीज को एड़ी से पकड़ के नदी में डुबोया था, स्टाइक्स नदी में, और इसका पूरा शरीर एक्लीज का वज्र का हो गया था नदी में डूबने की वजह से। और लेकिन वो एड़ी जिससे कि थेटिस ने उसको पकड़ा था, वो एड़ी कमजोर रह गई थी, तो किसी का भी वीक पॉइंट एक्लीज हील कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, हु इज ओल्ड मेंटर ऑफ एक्लीज? एक्लीज का पुराना मेंटर फिनिक्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, हु सेज द फॉलोइंग? कौन कहता है? ये जो कोट है किसका कथन है? ब्रिंग फायर अप विद द वॉर क्राइज ऑल टुगेदर, नाउ ज़्यूस हैंड्स अस अ डे वर्थ ऑल द रेस्ट, टुडे वी सीज दीज शिप्स, तो ये कथन हेक्टर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हु सेज द फॉलोइंग? कौन ये कहता है? सो द इमोर्टल्स स्पन ओवर लाइव्स दैट वी wretched men live on to bear such torments, the gods live free of sorrows। तो ये एक्लीज का कथन है कि भाई हमें तो इतने कष्ट देते हैं देवता लोग, और खुद दुखों से आज़ाद रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, हु इज थेटिस? तो थेटिस एक सी निम्फ है, एक जलपरी है, जो कि एक्लीज की माँ भी है। कुछ क्वेश्चंस और देखिए। पहला है यहाँ, व्हेन वाज होमर बॉर्न? होमर कब पैदा हुआ? तो वो 8th सेंचुरी BC में पैदा हुआ। अरे मैंने इसको मार्क नहीं किया, ये 8th सेंचुरी BC, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी जगह से लिए हैं आपके लिए। फिर देखिए, वेयर वाज होमर बॉर्न? तो ये यहाँ पर सी है, समवेयर बिटवीन एंशियंट ग्रीस एंड टर्की, टर्की और प्राचीन ग्रीस के बीच में कहीं। तो जो जगह है उसका नाम दिया हुआ है आयोनिया, IONIA। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। फिर व्हाट इज़ होमर फेमस फॉर? तो होमर अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए फेमस है, और ख़ासकर इलियड और ओडिसी अपने 2 महाकाव्यों के लिए, एपिक्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट होमर्स वर्क्स? इनमें से कौन सा होमर की रचना नहीं है? तो मैकबेथ होमर की रचना नहीं है, ओडिसी और इलियड ये दोनों हैं। विच सर्कल ऑफ इन्फर्नो डिड डांटे सेंट होमर टू? तो डांटे होमर को इन्फर्नो के किस सर्कल में भेजता है? मतलब डांटे ने इन्फर्नो लिखा है, और उसमें नर्क के 9 नर्क क्या वो अंडरवर्ल्ड को दिखाता है,
जिसके 9 सर्कल्स हैं, इन्फर्नो के 9 सर्कल्स हैं। तो उसमें से जो पहला सर्कल है वो लिम्बो है। लिम्बो खासकर वहाँ वो आत्माएं हैं जिनका बैप्टाइजमेंट नहीं हुआ है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई पाप तो नहीं किया है लेकिन उनका बैप्टाइजमेंट नहीं हुआ, इसलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि अगर आप बैप्टाइज नहीं हुए हैं, क्रिश्चियन नहीं बने हैं, भले ही आपने कोई पाप ना किया हो, लेकिन अगर आप की क्राइस्टनिंग सेरेमनी नहीं हुई है और अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इस लिम्बो में ही वहाँ होमर मिलता है। अब क्योंकि आपको मालूम ही है कि होमर तो भाई पेगन है और हम सभी पेगन्स हैं और हम लोगों की क्राइस्टनिंग सेरेमनी तो हुई नहीं है, तो अगर हमने कोई पाप नहीं भी किया है तो भी हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। खैर वो एक अलग अलग बिलीफ है। फिर देखिए, तो इसका जवाब फर्स्ट सर्कल आपको याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन होमर्स इलियड। तो होमर के इलियड में ट्रोजन वॉर का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच लैंग्वेज डिड होमर स्पीक। तो होमर ओबियसली ग्रीक भाषा ही बोलता था, एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ दीज डिसेबिलिटीज़ वर होमर प्रोबेबली सफर्ड फ्रॉम। तो होमर के अंदर क्या डिसेबिलिटी थी, यानी क्या दिव्यांगता थी उसकी, तो ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। फिर व्हाट इज़ द होमरिक क्वेश्चन, यानी होमरिक क्वेश्चन क्या है। अगर हम होमरिक क्वेश्चन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई होमर कौन था उसके बारे में एक्यूरेटली नहीं मालूम ना, कौन था, क्या पर्सनैलिटी थी उसकी, और वो अंधा था, ये भी एक बिलीफ है ना, श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो होमरिक क्वेश्चन का मतलब डाउट्स एंड डिबेट्स अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ होमर एंड द ऑथरशिप ऑफ ओडिसी एंड इलियड। तो इलियड और ओडिसी क्या वास्तव में उसने लिखे हैं, होमर नहीं लिखे हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, तो ये सारी चीज़ें डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं। तो ये होमरिक क्वेश्चन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ब्रांच ऑफ लिटरेचर डू होमर्स वर्क्स बिलोंग टू। तो होमर की जो रचनाएं हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर को बिलोंग करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डज क्रिसिस वांट एगामेमनन टू डू। तो ये पहले भी आ चुका है। तो जो क्राइसिस है वो पुजारी है अपोलो का और वो चाहता है कि एगामेमनन उसकी बेटी को वापस कर दे, तो वही रिटर्न हिज डॉटर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डज अपोलो रिएक्ट टू क्राइसिस प्रेयर फॉर हेल्प। तो जब एगामेमनन नहीं लौटा था उसकी बेटी को, तो वो अपोलो से रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर करता है। तो वो क्या करता है अपोलो, ही सेट्स अ प्लेग ऑन द ग्रीक्स। तो वो यूनानियों के ऊपर प्लेग फैला देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एगामेमनन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर रिटर्निंग क्राइसिस। तो क्राइसिस को लौटाने के बदले में एगामेमनन ब्रिसिस को चाहता है, यह बात पहले आ चुकी है। तो यहाँ ये बी ऑप्शन दे रखा है, दैट ही गेट एक्लीज ब्राइड ब्रिसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फेवर डज एक्लीज आस्क ऑफ हिज मदर। तो एक्लीज अपनी माँ से क्या फेवर चाहता है, आस्क जियस फॉर रिवेंज ऑन द एकियन आर्मी। तो जियूस से उसकी माँ कहे कि एकियन आर्मी से बदला ले, खासकर वो ये चाहता है कि एकियन आर्मी यानी ग्रीक आर्मी तब तक हारती रहे जब तक मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यानी मैं लड़ूँ तो आर्मी जीते और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अलग हूँ, तो ग्रीक आर्मी हारे, ऐसा जियूस से कहो। फिर वाई इज जियूस रिलक्टेंट टू पनिश द एकियंस। तो एकियंस यानी कि ग्रीक्स को पनिश करने में, दंडित करने में वो अनमना क्यों है, रिलेक्टेंट क्यों है जियूस, बिकॉज ही फेवर्स द ग्रीक्स। क्योंकि भाई वो खुद ग्रीक्स के फेवर में है और वो कैसे उनको पनिश कर दे इसके कहने पर कि ये तो जिद वाली बात हुई ना कि मैं लड़ूं तो ही जीते और मैं ना लड़ूं तो ना जीते। उधर एगामेमनन भी जिद्दी है, वो उसको ब्रिसिस चाहिए, तो सब आपस में बड़े जिद्दी हैं और सब बड़े, पता नहीं इनकी मानसिकता ही अलग है। खैर चलिए, जो कहानी हमारे सामने है हमको तो वही पढ़नी है। तो इसलिए वो नहीं पनिश करना चाहता क्योंकि वो ग्रीक्स को फेवर करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द बुक ओपन्स ड्यूरिंग विच ईयर आना चाहिए, विच ईयर ऑफ द ट्रोजन वॉर। तो जो बुक 1 खुलती है तो वो द 10th ईयर, जो 10वां साल चल रहा है युद्ध का।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द प्रीस्ट दैट एक्लीज कॉल्स अपॉन टू सी व्हाट मस्ट बी डन टू अपीज अपोलो। तो कौन प्रीस्ट है जिसको एक्लीज बुलाता है कि अपोलो को अपीज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो वो कैलकेस है। फिर हु आर द टू ब्यूटीफुल वुमेन दैट आर कैप्चर्ड एज वॉर प्राइजेस, इनका नाम पहले ही आ चुका, क्रिसिस और ब्रिसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु वॉज द मॉर्टल मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेग अगेंस्ट द आर्मी। तो एगामेमनॉन जिम्मेदार है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु कॉल्स एगामेमनॉन ग्रीडी फॉर प्रॉफिट एंड शेमलेसनेस। तो ये एक्लीज ही कहता है, ये बात भी पहले आ चुकी है। फिर देखिए, हु स्टॉप्स एक्लीज फ्रॉम किलिंग एगामेमनॉन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्लीज को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो एगामेमनॉन को मारने के लिए तैयार है, तो उसको एथेना जो देवी है, उनकी ज्ञान की देवी है, वो रोकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द वाइज लीडर फ्रॉम पाइलोस हु ट्राइज टू स्टॉप एक्लीज एंड एगामेमनॉन फ्रॉम आर्ग्यूइंग। भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, उनको आपस में लड़ने से रोकता है, नेस्टर रोकता है, इसका ना जिक्र पहले भी आ चुका है, ये ओल्डेस्ट वन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ एक्लीज मदर। एक्लीज की माँ थेटिस है, और ये पहले भी इसका जिक्र आ चुका है, याद ज़रूर रखिएगा। स्टाइक्स रिवर में इसने डुबोया था एक्लीज को एड़ी से पकड़ के। फिर हु अकम्पनीज क्रिसिस बैक होम। तो क्रिसिस वापस घर जाती है तो ओडिसियस उसको साथ जाता है। व्हाट इज़ थेटिस। तो ये पहले भी आ चुका है, थेटिस से एक जलपरी है, सी निम्फ है। फिर एक्लीज इज़ द सन ऑफ। एक्लीज किसका बेटा है, थेटिस और पेलियस का बेटा है। फिर इन बुक 1, अपोलो ब्रिंग्स प्लेग ऑन द एकियंस बिकॉज। अपोलो प्लेग लाता है एकियंस के ऊपर क्योंकि एगामेमनॉन मिस्ट्रीज अ प्रीस्ट ऑफ अपोलो। एगामेमनॉन अपोलो के एक पुजारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी बेटी नहीं लौटाता, उल्टा उसका मजाक बनाता है, अपमान करता है। फिर क्वेश्चन 28, इन बुक 1, एक्लीज इज स्टॉप्ड फ्रॉम किलिंग एगामेमनॉन बाय। तो एक्लीज को रोका जाता है एगामेमनॉन को मारने से पैलेस एथेना द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक्लीज आस्क्ड थेटिस टू प्रिवेल ऑन ज़्यूस टू। एक्लीज थेटिस से कहता है कि भाई ज़्यूस से कहो कि मेक द एकियंस लूज़, कि भाई जो एकियंस हैं यानी जो ग्रीक्स हैं वो लूज़ करें, मतलब हारें, एज लॉन्ग एज एक्लीज डज नॉट फाइट, जब तक कि एक्लीज नहीं लड़ रहा है। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर आफ्टर एगामेमनॉन रिफ्यूजेस हिज रिक्वेस्ट क्रिसिस। जब एगामेमनॉन उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है, रिक्वेस्ट क्या थी उसकी कि भाई मेरी बेटी लौटा दो, तो ये रिक्वेस्ट जब एगामेमनॉन ठुकरा देता है तो क्रिसिस क्या कहता है, प्रेज टू अपोलो टू टेक रिवेंज ऑन द ग्रीक्स। वो अपोलो से प्रार्थना करता है कि भाई मैं कब से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, पुजारी हूँ तुम्हारा, और तुम इन ग्रीक्स से बदला लो। कैलकस द प्रॉफिट ऑफ अपोलो सेज ही विल रिवील द कॉज ऑफ द प्लेग ओनली इफ। तो कैलकस कहता है कि जो कि अपोलो का प्रॉफिट है कि वो सच तभी बताएगा कि प्लेग का वजह क्या है, अगर कि जब एक्लीज प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम समवन हिज मैसेज में एंगर, कि एक्लीज भाई तुम मेरी सुरक्षा करोगे किसी ऐसे व्यक्ति से जो मेरे इस मैसेज से नाराज़ हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि एगामेमनॉन ही तो नाराज़ हो जाएगा। फिर देखिए, व्हेन एगामेमनॉन इज़ फोर्स्ड टू रिटर्न क्रिसिस टू हर फादर क्रिसिस ही। तो जब एगामेमनॉन मतलब बाध्य होता है कि क्रिसिस, मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया कि ये फादर है और ये बेटी है, दोनों का जो नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फिर क्या होता है, सेंड्स हेराल्ड्स टू टेक एक्लीज प्राइज ब्रिसिस अवे फ्रॉम हिम। तो वो तुरंत अपने हेराल्ड्स भेजता है, यानी अपने जो सैनिक हैं उनको भेजता है कि जाओ एक्लीज का जो प्राइज़ है ब्रिसिस वो मेरे लिए लेकर आओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, थेटिस कैन नॉट गो इमीडिएटली टू ज़्यूस विद एक्लीज रिक्वेस्ट बिकॉज। थेटिस तुरंत नहीं जा पाती ज़्यूस के पास एक्लीज की रिक्वेस्ट लेकर, क्योंकि द गॉड्स एंड गॉडेसेस आर अवे फीस्टिंग अमंग द इथियोपियंस। तो देवी देवता दावत में मशगूल हैं इथियोपियंस के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन ज़्यूस हियर्स थेटिस रिक्वेस्ट। जब ज़्यूस थेटिस की रिक्वेस्ट सुनता है, ही इज़ रिलक्टेंट टू ग्रांट इट बिकॉज ही फियर्स हेरा। थोड़ा उसे हेरा का डर है। हेरा और एथेना ये जो दोनों थीं
अब पीछे की जो कहानी है, मैं एक तो वक्त नहीं है, ये तीनों देवियाँ थीं, इनके बीच में जो आइरिस है, जो कि झगड़ा कराने वाली देवी है, वो एक एप्पल डाल गई थी, गोल्डन एप्पल, जिस पे लिखा हुआ था फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वहाँ ये तीनों देवियाँ थीं, हेरा, एफ्रोडिट और एथेना। तो इन तीनों ने समझा कि भाई, तीनों ने आप आपको ये समझने लगी कि मोस्ट ब्यूटीफुल तो मैं हूँ, मेरे लिए है ये एप्पल, मेरे लिए ये एप्पल। तो फिर ये तीनों जाती हैं पेरिस के पास, और पेरिस डिसाइड करता है कि कौन मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो ये अपना अपना रिश्वत देने की कोशिश करती हैं, एथेना अपना, हेरा अपना और एफ्रोडिट अपना। तो इसमें एफ्रोडिट ये रिश्वत देती है उसको कि जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, औरत है, वो तुम्हें प्यार करेगी, ये मेरा वादा है, अगर तुम मुझे डिक्लेयर करोगे कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो पेरिस यही करता है ना। तो इसलिए बाकी की दोनों देवियाँ तो फिर उसके खिलाफ हो ही जाएंगी ना। तो अब क्या है कि वो इसी हेरा से फिर वो डरता है, मतलब ज़्यूस, क्योंकि ये दोनों देवियाँ खिलाफ हैं, पेरिस के खिलाफ हैं। चलिए विस्तार से कहानी में बाद में किसी दिन सुनाऊंगी, पूरा पढ़ाऊंगी इसको आगे, बहुत वक्त लगना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द क्वेरल बिटवीन ज़्यूस एंड हेरा एंड्स व्हेन। तो जो झगड़ा है ज़्यूस और हेरा के बीच, वो ख़त्म होता है जब हेफाइस्टोस इंटरवीन्स टू काम थिंग्स डाउन। तो हेफाइस्टोस बीच बचाव करता है और चीज़ों को शांत करता है। फिर देखिए, व्हेन एक्लीज कंटेम्पलेट्स किलिंग एगामेम्नोन इन हिज एंगर, जब गुस्से में वो इरादा करता है एक्लीज एगामेम्नोन को मारने की, तो एथेना ग्रैब्स एक्लीज बाय द हेयर एंड स्टॉप्स हिम, उसके बाल पकड़ लेती है एथेना और उसको रोक देती है। फिर देखिए, एट द एंड ऑफ बुक 1, तो जहाँ बुक 1 ख़त्म होती है वहाँ पर द गॉड्स आर, जो देवी देवता हैं, वो फीस्टिंग एंड बैंक्वेटिंग, यानी दावत उड़ा रहे हैं वो लोग। फिर एक क्वेश्चन सिमिली पे आ गया ये बीच में। सिमिली इज़, तो सिमिली कंपैरिजन है जिसमें लाइक, सो, लाइक, एज, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द इलियड इन ग्रीक टेक्स्ट। तो ग्रीक टेक्स्ट में जो पहला वर्ड है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में सिंग है। फिर 3 गॉड्स हैव अ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग हेट्रेड फॉर ट्रॉय। तो जो 3 देवता हैं जिनमें जो खासकर ट्रॉय से नफ़रत करते हैं, उनमें हेरा है, पोसाइडन है, जो ये सी गॉड है, समुद्र का देवता है। और हेरा और एथेना का तो मैंने आपको किस्सा बता ही दिया, वो दोनों देवियाँ रह गई। एफ्रोडिट को मोस्ट ब्यूटीफुल पेरिस ने बोल दिया, तो वो तो इनके फेवर में है एफ्रोडिट, और ये खिलाफ हैं एथेना, हेरा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द ट्रोजन वॉर वॉज कॉज्ड बाय। तो ट्रोजन वॉर किस वजह से हुआ? पेरिस एब्डक्शन ऑफ हेलन, पेरिस उठा ले गया हेलन को, इस वजह से हुआ। फिर हु इज़ द फर्स्ट एकियन वॉरियर एथेना एड्स इन बैटल। तो पहला एथेनियन वॉरियर जिसकी एथेना मदद करती है युद्ध में। अच्छा, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, वहाँ पे एथेना गायब थी, तो ये क्वेश्चन वही है, तो डियोमीड्स है इसका जवाब। फिर हु इज़ एक्लीज मोस्ट बिलवेड कंपेनियन। एक्लीज का सबसे ज़्यादा प्यारा साथी कौन है? पेट्रोक्लस है। ये एक्लीज की जगह मारा जाता है, मैंने अभी आपको बताया ही था। एक्लीज गुस्सा होकर लड़ने से मना कर देता है और ग्रीक आर्मी हार रही होती है, तो ये एक्लीज का कवच पहन के लड़ने चला जाता है और हेक्टर के हाथों मारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब ये किस्सा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर विच ऑफ दीज गॉड्स इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट हेल्पर ऑफ द ट्रोजन्स। तो इनमें से कौन सा देवता है जो लगातार ट्रोजन्स की मदद करता है? तो वो अपोलो है ना, वही जिसका पुजारी था क्रेसिस। फिर व्हेन डियोमीड्स एंड ग्लूकोज रियलाइज दैट देयर फैमिलीज हैव अ फ्रेंडली हिस्ट्री। जब ये दोनों को ये रियलाइज़ होता, अनुभव होता है कि उनके जो परिवार हैं उनका तो बड़ा दोस्ताना इतिहास रहा है, तो द ट्रू वॉरियर्स, तब ये दोनों योद्धा प्लेज फ्रेंडशिप, दोस्ती की कसम खाते हैं, एंड वो नेवर टू किल ईच अदर, एक दूसरे को कभी न मारने की कसम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इन द इलियड हु इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स। तो इलियड में आइरिस है जो कि देवताओं का मैसेंजर है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, टू होल्ड बैक द ट्रोजन्स एंड प्रोटेक्ट
देयर शिप्स द एकियंस बिल्ड फोर्टिफिकेशंस इन फ्रंट ऑफ द शिप्स। तो ट्रोजन्स को दूर रखने के लिए, अपनी शिप्स को बचाए रखने के लिए जो एकियंस हैं यानी जो यूनानी हैं, ग्रीक्स हैं, वो अपनी शिप्स के सामने फोर्टिफिकेशंस यानी सुरक्षा कवच बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रोजन चैम्पियन। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ इनके बारे में कि ट्रोजन्स की तरफ से महानतम जो चैम्पियन है, योद्धा है, वो हेक्टर है और ग्रीक्स की तरफ से एक्लीज है। फिर हु इज़ द किंग ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय का राजा प्रायम है और प्रायम के ही बेटे हैं ये हेक्टर और पेरिस, ज़रूर याद रखिएगा। हु इज़ हेक्टर्स वाइफ। हेक्टर की वाइफ का नाम पहले भी आ चुका है, एंड्रोमेके। फिर हु अमंग द ट्रोजन्स इज़ डेस्टाइन्ड टू सर्वाइव, यानी ट्रोजन्स के बीच में कौन ऐसा है जिसके भाग्य में लिखा है कि वो जिंदा रहेगा। टू बी द किंग ऑफ द ट्रोजन्स लेफ्ट आफ्टर द वॉर। युद्ध के बाद जो ट्रोजन्स बचते हैं उनका राजा बनेगा, तो वो एनीस है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हु इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द एकियन चीफ्टेंस। तो जो यूनानी चीफ्टेंस हैं उनके बीच सबसे ज़्यादा वृद्ध कौन सा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और जो दूसरी वाली किताब से मैं आपको करवा रही थी वहाँ चारों ऑप्शंस गलत थे, यहाँ ये सही ऑप्शन दे रखा है, नेस्टर। और फिर देखिए, होमर्स एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरेक्शन बिटवीन फेट एंड फ्री विल कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो होमर का जो एटीट्यूड है, होमर ने जिस तरीके से दिखाया है इंटरेक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, भाग्य की और फ्री विल, जो इंसान की फ्री विल है, इंसान की जो इच्छा है उसके बीच और भाग्य के बीच जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से दिखाया है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन है बिलीफ। तो हम कह सकते हैं कि होमर का ये विश्वास था इन एन ऑफन पैराडॉक्सिकल कॉम्बिनेशन, कि एक बड़ा पैराडॉक्सिकल होता है विरोधाभासी। तो विरोधाभासी कॉम्बिनेशन है ऑफ मैंस फ्री विल, कि जो मनुष्य है उसकी इच्छा तो आज़ाद है लेकिन द इंटरवेंशन ऑफ द गॉड्स, जो देवी देवता हैं उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं, अपनी दखलंदाजी करते रहते हैं। एंड द डिक्टेट्स ऑफ फेट, और भाग्य है वो अपनी तानाशाही करता है। तो भाग्य की अपनी तानाशाही है, देवताओं की अपनी दखलंदाजी है और इंसान की विल तो फ्री है ही। फिर देखिए, इन मैनी वर्क्स ऑफ ग्रीक लिटरेचर, यानी यूनानी भाषा के बहुत सारी रचनाओं में प्राइड, जो घमंड है या गर्व है, वो क्या है। तो यहाँ बुक में तो दे रखा है इज़ द रोड टू सक्सेस, कि जो घमंड है वो सफलता का रास्ता है, ये इन्होंने आंसर दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। ये जो घमंड है या जो गर्व है इज़ अ कॉज ऑफ रुइन, बर्बादी की वजह है, बट ऑल्सो एन इनएक्सट्रिकेबल पार्ट ऑफ ग्रेटनेस, यानी महानता का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा भाग है जो इनएक्सट्रिकेबल है। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप महान हैं तो आपके अंदर प्राइड की फीलिंग होगी ही। घमंड कह लीजिए उसको, गर्व कह लीजिए उसको, फ़क्र कह लीजिए। तो फ़क्र होता है ना जब आप महान होते हैं। तो ये जो फ़क्र है, घमंड है, गर्व है, ये अक्सर कॉज ऑफ रुइन बन जाता है। जैसे यूनानियों को अपने ऊपर गर्व था, और गर्व होना अच्छी बात है, फ़क्र होना अच्छी बात है, आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है, कोई महान चीज़ है, तो उनको फ़क्र था, लेकिन उस फ़क्र की वजह से फिर सब बर्बादी भी हुई, है ना। ट्रोजन्स को अपने ऊपर गर्व था, और जब पेरिस लेकर आया हेलेन को, बड़ा स्वागत किया गया ट्रॉय में, बजाय ये कहने के कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, किसी की बीवी को क्यों ले आया, वापस करके आ, इनको सम्मान सहित लेकर जाना चाहिए था लेकर। लेकिन इनके यहाँ क्या है कि भाई किसी की औरत, किसी की लड़की को उठा ले आए, तो ये बड़े गर्व की बात होती है। शिवाजी महाराज थे, गौहर बानू को लेकर आए थे शिवाजी महाराज के सैनिक, उन्होंने पूरे सम्मान के सहित उसको वापस भेजा कि हमारे यहाँ किसी की, दूसरे की पत्नी हमारे लिए माँ समान होती है, हमारे लिए बहन होती है, बेटी होती है, वो कोई बूटी नहीं है, वो कोई युद्ध में जीता हुआ इनाम नहीं है जिसके साथ हम ज़्यादती करें। तो ये होता है सम्मान औरत का, जो कि हमारे यहाँ सिखाया जाता है, जो शिवाजी महाराज ने सिखाया है, तो वो होना चाहिए। लेकिन इन लोगों का तो जो, खैर हम क्या इनके ऊपर टिप्पणी करें, लेकिन ये गर्व का एक विषय है। और जो गर्व है मैं इतनी खो गई जबकि वक्त है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसियस इज स्पेशली बिलवेड बाय विच गॉडेस।
तो ओडिसियस को ख़ास तौर पर एथेना का प्यार मिलता है। फिर पेट्रोक्लस कुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो पेट्रोक्लस को सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बोथ फियर्स एंड कंपैशनेट, वो भयानक भी है और कंपैशनेट भी है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, दया है, भावना है। जब अपनी आर्मी हार रही है तो देखिए वो अपने दोस्त का कवच पहन के चला जाता है कि दोस्त तू नहीं जा रहा, चल मैं जाता हूँ, और वो मारा जाता है। फिर देखिए हु इज़ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ट्रोजन वॉर, तो ट्रोजन वॉर का महानतम योद्धा एक्लीस है। वैसे एक्लीस इनकी तरफ से मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि यूनानियों की तरफ से एक्लीस और ट्रोजन्स की तरफ से हेक्टर, याद रखिएगा। फिर हु रोड द इलियड एंड द ओडिसी, तो इलियड और ओडिसी होमर ने लिखे हैं। फिर हु इज़ द गॉडेस ऑफ स्ट्राइफ एंड डिस्कॉर्ड, एरिस है। इसको याद रखिएगा, एरिस इसी ने वो किया था, जो वो फेंका था गोल्डन एप्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी ना जिस पर लिख दिया था फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल, और तीनों देवियों में लड़ाई हो गई थी, तो यही थी वो। फिर हु डिड पेरिस चूज़ टू गिव द एप्पल टू, जो अब पेरिस ने जो फैसला किया वो एफ्रोडिट के पक्ष में किया, तो एफ्रोडिट तो इसके साथ हो गई, तो युद्ध में एफ्रोडिट ने तो इनका साथ दिया, लेकिन वो जो बाकी दो देवियाँ थीं हेरा और एथेना, वो खिलाफ हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हु वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ग्रीक, तो ग्रेटेस्ट वॉरियर ग्रीक्स का एक्लीज है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 62, हु वॉज द ओनली वेयर वॉज द ओनली प्लेस एक्लीज कुड गेट हर्ट, तो मैंने पहले भी बताया कि एक्लीज को सिर्फ एड़ी में चोट लग सकती थी, क्योंकि एड़ी पकड़ के उसकी माँ ने उसको स्टाइक्स रिवर में डुबोया था, तो बाकी शरीर तो उसका वज्र का हो गया, कहीं भी तीर मार लो, कहीं भी चाकू मार लो, तलवार मार लो, कोई कुछ हो नहीं सकता था, सिर्फ उसकी हील कमज़ोर थी और जिसमें बाद में पेरिस ने तीर मारा था। फिर देखिए वो हुज आइडिया वॉज इट फॉर द ट्रोजन हॉर्स, तो ट्रोजन हॉर्स का आइडिया किसका था, ओडिसियस का था। एक काठ का घोड़ा, उसके अंदर पेट उसका खोखला, उसमें घुस गए सारे ग्रीक वॉरियर्स, थोड़े से, मतलब सारे नहीं, थोड़े से घुस गए, बाकी के छिप गए, और ट्रोजन्स उस घोड़े को खींच ले गए। रात को इन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया ट्रॉय का, और फिर भारी मारकाट मचाई, पूरा सबको मार डाला। चलिए वो पूरी कहानी बाद में सुनाऊंगी। फिर हु वॉज एगामेम्नॉन, एगामेम्नॉन जनरल ऑफ द ग्रीक आर्मी, तो ग्रीक आर्मी का कमांडर इन चीफ था। फिर क्वेश्चन नंबर 65, ग्रेटेस्ट ट्रोजन वॉरियर दैट वाज किल्ड बाय एक्लीज, तो महानतम ट्रोजन वॉरियर जिसको एक्लीज ने मारा वो हेक्टर था। मैंने बताया आपको, उसको घसीटा, सिर्फ मारा नहीं, उसको घसीटा, रथ के पीछे बांध के पूरे ट्रॉय के चारों तरफ उसको घुमाया और फिर अपने कैंप में ले गया। तो ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार था एक्लीज की तरफ से, गुस्से में भरा हुआ था, उसका दोस्त पेट्रोक्लस मारा गया था हेक्टर के हाथों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, हु वॉज द किंग ऑफ स्पार्टा एंड मैरिड टू हेलेना, तो कौन था स्पार्टा का राजा जिसकी शादी हेलेना से हुई थी, मेनेलॉस है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, हु डिड द ग्रीक फाइनली डिफीट द ट्रोजन्स, हाउ डिड, तो बाय हाइडिंग इन अ वुडन हॉर्स लेफ्ट एट एज अ प्रेजेंट, तो ये मैंने अभी आपको बताया, वुडन काठ का घोड़ा बनाया था, उसके अंदर घुस गए थे ये लोग, तो इस तरीके से वो जीते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एगामेम्नॉन एग्रीज टू गिव क्रिसिस बैक टू हर फादर, एगामेम्नॉन राजी हो जाता है क्रिसिस को उसके पिता को देने के लिए, बट वाई डज ही थिंक ही डिजर्व समथिंग इन हर प्लेस, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी जगह उसको कुछ और मिलना चाहिए, यानी ब्रिसिस उसको मिलना चाहिए। तो उसकी वजह यह है, ही इज़ द किंग ऑफ ऑल द मैन एंड, यानी वो सारे जो लोग हैं उनका वो राजा है, और उसको लगता है कि ही थिंक्स दैट इफ़ ही हैज़ नो प्राइज इट विल बी डिसऑनरेबल, कि उसके अगर कोई युद्ध का पुरस्कार उसके पास नहीं है तो ये उसके लिए उसके अपमान की बात होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एगामेम्नॉन गेट्स एंग्री व्हेन एक्लीज सजेस्ट दैट ही गिव क्रिसिस बैक, एगामेम्नॉन नाराज हो जाता है जब एक्लीज उससे कहता है कि क्रिसिस को तुम वापस कर दो, एंड वेट, और इंतज़ार करो, अंटिल दे डेस्ट्रॉय ट्रॉय, जब तक कि हम लोग यहाँ इस ट्रॉय को बर्बाद नहीं कर देते, टू गेट अनदर प्राइज़, तो और कोई इनाम मिलेगा, यानी ट्रॉय के अंदर भी तो खूबसूरत लड़कियाँ होंगी तो वो मिलेंगी, उनमें से ले लेना, इसको क्रिसिस को वापस कर दो, इसकी वजह से प्लेग आ रहा है। व्हाट डज एगामेम्नॉन थ्रेटन टू डू, तो एगामेम्नॉन क्या करने की धमकी देता है, तो वो कहता है ही विल नॉट वेट अंटिल ट्रॉय फॉल्स, तो जब तक ट्रॉय बर्बाद नहीं हो जाता तब तक का इंतज़ार मैं नहीं करूँगा। इफ़ दे वॉन्ट गिव हिम अ प्राइज़ दैट ही टेक इट फ्रॉम
ओडिसियस और एजेक्स और एक्लीस हिमसेल्फ कि भाई मैं तब तक थोड़ी रुकूंगा आगे, जब तक ट्रॉय बर्बाद होगा फिर उसमें सुंदर लड़कियां मिलेंगी तब उनमें से लूँगा। मैं तुम लोगों में से किसी की ले लूँगा, है ना, ओडिसियस से ले लूँगा, एजेक्स की ले लूँगा या एक्लीस की ले लूँगा, है ना, किसी की भी ले लूँगा। हद है यार। चलिए मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे इस पर अभी और वीडियोज़ अपलोड करूँगी इलियड पर, लेकिन वो वक्त लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।